गाइस सोचिए कि एक दिन कोई इंसान आपके पास आकर ये बोलता है कि भाई मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो शायद उसकी ये बात सुनने के बाद आप तेजी से हंस पड़ेंगे। और देखो, हंसी आने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आज के इस आधुनिक जमाने में हम भ्रम और अंधविश्वास से भरे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पर भरोसा करते हैं। और बात अगर हमारे लॉजिकल प्रिंसिपल या फिर साइंस की जाए तो भाई साइंस या फिर हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म जैसी चीज पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस पॉइंट पर ये मान लिया जाए कि अगर साइंस एक चीज पर भरोसा नहीं कर रही है तो फिर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। वेल गाइज, शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे देश भारत के एक ऐसे ऑथेंटिक पुनर्जन्म के केस के बारे में बताने वाला हूं जिसके सामने ना सिर्फ समाज और साइंस ने घुटने टेके, बल्कि तमाम एविडेंस देखने के बाद हमारे देश की कोर्ट जिसके फैसले को करोड़ों लोग सर माथे लगाते हैं, उस कोर्ट ने भी पुनर्जन्म के इस केस को एक्सेप्ट करके कुछ ऐसे लोगों को सजा भी दी जिन्होंने पिछले जन्म में एक शख्स के साथ गलत किया था। गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म ये सारी ही चीजों को देखने का नजरिया एक ही झटके में बदल जाएगा। दिसंबर 10, 1983 आगरा से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव बाद में महावीर प्रसाद और शांति देवी के यहाँ पर टीटू नाम का एक लड़का जन्म लेता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि टीटू जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वो नॉर्मल दूसरे बच्चों की तरह बिहेव ना करके बड़े अजीब तरीके से अपने ही घर वालों के साथ रिएक्ट करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक दिन टीटू खेलकर घर वापस आता है तो वो अपने ही पेरेंट्स से ये बोलता है कि भाई आप कौन हो। उसको समझाते हुए उसके पेरेंट्स उसे ये बोलते हैं कि भाई हम आपके माँ बाप हैं, लेकिन इस चीज को काउंटर करते हुए टीटू ये बोलता है कि नहीं, आप मेरे पेरेंट्स नहीं हो, बल्कि मेरे असली पेरेंट्स तो आगरा शहर में मौजूद है। हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है। अब देखो गाइज, नॉर्मली अगर कोई भी छोटा लड़का इस अजीब सी चीज को बोल रहा है तो उसके पेरेंट्स के द्वारा उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और यही चीज महावीर प्रसाद और उनकी फैमिली के द्वारा भी की गई। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये भूल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली है। असल में गाइज, इसके कुछ ही दिनों के बाद टीटू का बिहेवियर और ज्यादा चेंज होने लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ महावीर प्रसाद और शांति देवी को देखकर ये नहीं बोलता था कि आप मेरे पेरेंट्स नहीं हो, बल्कि वो उन्हें ये भी बताने लगा कि उसका असली घर आगरा में है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ उमा और दो बेटे मोनू और टूनू के साथ रहता है। मेरी बहू का नाम उमा है। इंटरेस्टिंगली, ये सारी ही इंफॉर्मेशन देने के बाद टीटू एक दिन महावीर प्रसाद से ये भी बोलता है कि आगरा के सदर बाजार में उसकी सुरेश रेडियो नाम से एक दुकान भी है, जिसका वो मालिक पिछले जन्म में था। की दुकान है वो मेरी। अब देखो गाइस, टीटू की ये सारी ही बातें सुनने के बाद उसके पेरेंट्स को उसके ऊपर हल्का हल्का भरोसा होने लगा, क्योंकि टेक्निकली जिस मैच्योरिटी के साथ टीटू ये सारी ही चीजें बता रहा था, एक 2 से 3 साल के बच्चे के लिए इतना सब कुछ बता पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और तभी गाइस, इस कहानी में आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में एक दिन सोकर उठने के बाद टीटू अचानक से अपने पेरेंट्स से ये बोलता है कि उसे उन लोगों को सजा दिलवानी है जिन्होंने पिछले जन्म में उसकी गोली मारकर देहांत कराया था। कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि टीटू को अब ना सिर्फ उसका देहांत पिछले जन्म में कैसे हुआ था ये याद था, बल्कि उसको स्टेप बाय स्टेप वो सारी ही चीजें याद थी जो कि उसके देहांत के बाद आसपास के लोगों के द्वारा की गई थी। शमशान भूमि में आग लगा दी और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन सारी ही चीजों को टाइम टू टाइम फेस करने के बाद अब फाइनली महावीर प्रसाद और उनकी फैमिली को ये लगने लगा कि भाई ये केस इतना ज्यादा सीधा भी नहीं है जितना हम इसे सोचने का ट्राई कर रहे हैं। अब इसके कुछ दिन बीत जाने के बाद टीटू अचानक से कभी भी अपनी माँ को देखकर ये ताने मारने लगता था कि आप जिस तरीके की फटी पुरानी साड़ी पहनकर बाहर निकलते हो ऐसा मत किया करो, क्योंकि इससे मुझे शर्म आती है, और जिस तरीके की साड़ी पहनकर आप निकलते हो टेक्निकली वैसी साड़ी तो मैं अपनी कभी वाइफ को भी ना पहनने दूं। मम्मी मेरी उमा तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। समय आगे बीता और ये चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब होने लगी जब टीटू ने अपने पेरेंट्स से अब रिक्वेस्ट करने की बजाय सीधा ये कहना शुरू कर दिया कि मैं अपना सामान पैक करके आगरा जा रहा हूँ, और अगर उसे किसी ने भी रोकने का ट्राई किया तो ये उनके लिए सही नहीं होगा। झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल लें तुझे। अब गाइज, इस पॉइंट पर 1 मिनट के लिए आप खुद को रखकर ट्राई करो। वेल गाइज, अगर ये सिचुएशन आपके घर में होगी तो शायद आप भी टीटू की या फिर किसी और की बात को वेरीफाई करने के लिए किसी न किसी इंसान को तो उस जगह पर भेजोगे ही, राइट?
और गाइज फाइनली महावीर प्रसाद ने भी कुछ यही करने का ट्राई किया। असल में गाइज उन्होंने अपने सबसे बड़े लड़के अशोक को आगरा सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो ये पता कर सके कि टीटू जिस दुकान, घर या फिर फैमिली की बातें कर रहा है भाई वो आगरा में मौजूद है भी या फिर नहीं। एंड गेस व्हाट, उसके कुछ ही घंटों के बाद महावीर प्रसाद के सामने कुछ ऐसी बात आई जिसने लिटरली उनके पैरों की नीचे की जमीन खिसका दी। अप्रैल 1987 यानी कि टीटू के जन्म के 3 साल 3 महीने और लगभग 22 दिन के बाद उनके बड़े भाई अशोक आगरा में उसकी बात को वेरीफाई करने पहुंचते हैं, जहां पर वो ये पाते हैं कि आगरा के सदर बाजार में उन्हें कोई भी ऐसी शॉप देखने को नहीं मिली है जिसका नाम सुरेश रेडियो हो। जिससे इनिशियल स्टेज पर अशोक को ये लगने लगा कि भाई टीटू फिर ऐसी बहकी बहकी बातें या तो किसी मेंटल डिसऑर्डर के चलते हुए कर रहा है या फिर उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब अशोक वापस गाँव के लिए ट्रेवल करना शुरू करते हैं तो वो सदर बाजार में ही कुछ देर रेस्ट करने के लिए एक बेंच पर अपने दोस्त के साथ बैठ जाते हैं। इंटरेस्टिंगली जैसे ही वो बेंच पर बैठते हैं उनका दोस्त अपने सामने मौजूद एक दुकान के बोर्ड की तरफ इशारा करके अशोक को कुछ दिखाता है। असल में गाइस ये एक दुकान थी जिसमें बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखा हुआ था सुरेश रेडियो। ये देखने के बाद लिटरली भाई अशोक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली जैसे ही वो इस शॉप के अंदर एंटर करते हैं उन्हें ये बात पता चलती है कि इस शॉप को एक विधवा लेडी ओन करती है। और पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था उमा। जी हाँ, वही नाम जो कि टीटू अपनी फैमिली में बार बार अपने पेरेंट्स से कहता था। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि जब अशोक ने शॉप ओनर यानी कि उस लेडी से उसकी स्टोरी जानने का ट्राई किया तो उसे ये पता चला कि 28 अगस्त 1983 यानी कि टीटू के जन्म से लगभग 4 महीने पहले उसके हस्बैंड सुरेश जब एक व्हाइट कार से घर वापस आ रहे थे तो शाम के वक्त 2 लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी थी। सैडली उस फायरिंग के दौरान एक गोली सुरेश के हेड में राइट साइड से घुसकर लेफ्ट साइड से बाहर निकल जाती है और उनका ऑन द स्पॉट ही देहांत हो जाता है। सबने कहा सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज थी। अब देखो गाइस, जैसे ही अशोक को उस बुलेट के बारे में पता चलता है लिटरली भाई उसके पैर कांपने लगते हैं। और ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि बात अगर टीटू की जाए तो टीटू के सर पर ठीक उसी जगह पर एक बर्थ मार्क भी मौजूद था जहां पर उमा के अकॉर्डिंग उसके हस्बैंड सुरेश को गोली लगी थी। बट वेट अ सेकेंड भाई, हाउ इट्स इवन पॉसिबल? असल में देखो गाइस, जब इस चीज के ऊपर मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी तो मुझे ये पता चला कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर पिछले जन्म में आपके साथ कुछ भी गलत हुआ हो और आपका देहांत समय से पहले हुआ हो तो नेक्स्ट जन्म में आपके शरीर के ऊपर ठीक उसी जगह पर बर्थ मार्क बन सकते हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको ये लगता है कि ये चीज सिर्फ इंडिया या फिर हिंदू धर्म तक ही सीमित है तो सॉरी टू से दिस गाइस, लेकिन मेरी रिसर्च तो कुछ और ही बोलती है। एक्चुअली गाइज, डॉक्टर E.N. स्टीवनसन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रिसर्चर हैं, उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्से जैसे कि USA, टर्की, यूरोप, थाईलैंड और म्यांमार में भी हजारों ऐसे सिमिलर केसेस को स्टडी किया है, जिनमें से 35% ऐसे लोग जिन्होंने पास्ट लाइफ मेमोरी होने का क्लेम किया था, उनके बर्थ मार्क पुराने जन्म में उन निशानों से मिलते जुलते थे जिसकी वजह से उनका देहांत हुआ था। एंड बाय द वे, ये रिपोर्ट और इस तरीके की बहुत सी रिपोर्ट्स आज भी इंटरनेट पर इजिली अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उन्हें खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब गाइस, बात अगर टीटू के केस की जाए तो टीटू के केस में भी हमें यही बर्थ मार्क वाली सिमिलैरिटी देखने को मिल रही थी, जिससे सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या वास्तव में ये एक पुनर्जन्म का ही केस है या फिर यहाँ पर कोई लूप होल मौजूद है? लेट्स फाइंड आउट। असल में गाइस, उमा से उसके हस्बैंड की सारी ही डिटेल जानने के बाद अशोक ने उनसे उनकी फैमिली के बारे में भी जानने का ट्राई किया। इंटरेस्टिंगली, उमा के द्वारा जो कुछ भी बताया जा रहा था वही सेम A to Z चीजें टीटू टाइम टू टाइम अपने घर में भी बताता था, जिसके चलते हुए अशोक को लिटरली भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो फाइनली अशोक भी उमा को टीटू के बारे में बताते हैं। तो उमा उनसे ये बोलती है कि क्योंकि उनके हस्बैंड का केस काफी ज्यादा हॉट टॉपिक था और वो हर एक न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो मे बी टीटू ने वहीं से ये सब पढ़ा हुआ हो और मजाक करने के लिए वो ये सारी चीजें बोल रहा हो। लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एक्चुअली गाइस, टीटू जिस उम्र में ये सारी ही चीजें बता रहा था, टेक्निकली उस उम्र में उसे पढ़ना तक नहीं आता था, जिसके चलते हुए ये केस सुलझने की बजाय और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगा और इसीलिए इसको सुलझाने के लिए इस बार अशोक एक
नई तरकीब अपनाते हैं। एक्चुअली गाइज अशोक उमा और सुरेश के माँ बाप को अपने साथ बाद विलेज चलने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि जेन्युइनली वो ये देखना चाहते थे कि जब उनका भाई टीटू इस फैमिली को देखेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। और फाइनली गाइज उसके बाद इस केस में आया एक इतना बड़ा ट्विस्ट जिसने लिटरली पूरे देश को हिलाकर रख दिया। असल में जैसे ही उमा और सुरेश के पेरेंट्स टीटू के घर पहुंचते हैं, टीटू भागकर उनके पास जाता है और महावीर प्रसाद से ये बोलता है कि देखो आप नहीं बल्कि हकीकत में ये मेरे पेरेंट्स हैं, और ये जो लेडी बगल में खड़ी हुई है ये कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ उमा है। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि टीटू ने ना सिर्फ अपने पेरेंट्स और उमा को पहचान लिया बल्कि वो उनसे उन तरीके की बातें भी करने लगा जो कि टेक्निकली सुरेश की फैमिली के अलावा कोई और बिल्कुल भी नहीं जानता था। अब क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा अजीब होने लगी तो उमा और सुरेश के पेरेंट्स को काफी हद तक ये बात क्लियर होने लगी कि शायद जो टीटू उनके सामने बैठा हुआ है वो टीटू नहीं बल्कि पिछले जन्म का उनका बेटा सुरेश ही है। समय आगे बीता और उमा और सुरेश के पेरेंट्स वहाँ से आगरा के लिए वापस चलते हैं। अब जैसे ही वो घर के बाहर निकलते हैं, टीटू उस मारुति कार को देखता है जिससे वो लोग आगरा से बाद गाँव आए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों की इस कार को देखते ही तुरंत ही टीटू उमा से ये बोलता है कि भाई मेरी वो व्हाइट फिएट कार का क्या हुआ, जिसके बाद उसे ये पता चलता है कि उसके देहांत के बाद उसकी फैमिली ने उस कार को बेच दिया था। अब गाइज यहाँ पर ना एक चीज थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जिसकी उम्र 3 से 3.5 साल है, वो एक ऐसे गाँव में रहता है जहाँ कार तो छोड़ दीजिए ढंग से 2 व्हीलर भी मौजूद नहीं है। वो बच्चा सडनली ना सिर्फ उस कार के अंदर बैठता है बल्कि वो प्रॉपर तरीके से म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल करके उमा से ये बोलता है कि ये म्यूजिक सिस्टम तो वही म्यूजिक सिस्टम है ना जो मैं दिल्ली के एक डीलर से मंगवाता था। अब जैसे ही ये सिनेरियो होता है, उमा और उनके पेरेंट्स को एक ही झटके में ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि भाई ये कुछ और नहीं बल्कि ऑथेंटिक पुनर्जन्म का ही केस है। ये सारी ही चीजें कंफर्म हो जाने के बाद अब फाइनली दोनों ही फैमिलीज इस कंक्लूजन पर पहुंचती हैं कि टीटू को आगरा भेजकर उसकी बात को 100% वेरीफाई कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले टीटू के सच को परखने के लिए कुछ प्री प्लानिंग भी की गई। टेस्ट नंबर 1, कार में बैठकर आते हुए टीटू को मिसलीड करने के लिए सुरेश के भाइयों ने गाड़ी दुकान पर नहीं रोकी बल्कि वो शॉप के सामने से तेजी से निकलकर ये देखने का ट्राई कर रहे थे कि क्या टीटू वास्तव में अपनी शॉप को पहचान पाता है या फिर नहीं। इंटरेस्टिंगली जैसे ही वो गाड़ी उसकी शॉप के सामने से गुजरती है, तुरंत ही टीटू ये चिल्लाता है कि भाई मेरी शॉप तो पीछे रह गई, तुम लोग आगे जा कहां रहे हो। टेक्निकली उसने वो रास्ता, वो मार्केट, वो जगह सब कुछ कार के अंदर बैठे बैठे ही पहचान लिया। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब टीटू अपनी पूरी लाइफ में सबसे पहली बार आगरा आया था, जिससे टेस्ट नंबर 1 का रिजल्ट हुआ पास। लेकिन अब बारी थी शॉप के अंदर जाने की। टेस्ट नंबर 2, टीटू दुकान के अंदर एंट्री करता है, लेकिन उसकी चाल, बॉडी लैंग्वेज एक 5 साल के बच्चे की नहीं, एक शोरूम के मालिक की जैसी हो गई थी। उमा ने देखा कि वो जिस तरीके से स्टूल पर बैठा, उसके हाथ चलाने का तरीका वो हूबहू सुरेश के जैसा ही था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने तो ये तक भी पहचान लिया कि दुकान का कौन सा हिस्सा रेनोवेट किया गया है और कौन सा हिस्सा यानी कि सुरेश के जिंदा रहते समय एज इट इज रखा गया है, जिससे टेस्ट नंबर 2 का भी रिजल्ट आया पास। अब जैसे ही टीटू को सुरेश के घर ले जाया जाता है, घर में एंट्री करने से पहले टीटू सब लोगों से ये बोलता है कि आप जो ये पेड़ देख रहे हो इसके नीचे मैंने सोने के सिक्के दबा रखे हैं, अगर आप चाहें तो वहां से उन्हें निकाल सकते हैं। गेस व्हाट गाइस, ये बात भी टीटू की सच साबित होती है। अब देखो गाइस, क्योंकि टीटू के द्वारा कही गई सारी ही बातें सब कुछ 100% सच होता हुआ जा रहा था, इसलिए ये केस जो अभी तक आगरा और आसपास के एरिया में ही काफी ज्यादा फेमस था, प्रैक्टिकली ये केस उस समय पूरे ही भारत में बहुत बड़े स्केल पर फेमस हो गया। अब क्योंकि गाइस ये केस पूरे ही भारत में फेमस हो चुका था, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडियन ही नहीं बल्कि कई इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद उन्हें जो सच्चाई पता चली उसने लिटरली भाई करोड़ों लोगों के बिलीफ सिस्टम को एक ही झटके में हिला दिया। असल में इस केस के इतना ज्यादा फेमस हो जाने के बाद इसमें एज अ रिसर्चर सबसे पहले एंट्री लेते हैं डॉक्टर एन.के. चड्डा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी रिसर्चर के रूप में काम करते थे। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर चड्डा के साथ साथ इस केस में इंटरनेशनल रिसर्चर्स डॉक्टर इयान स्टीवनसन और डॉक्टर एंटोनिया मिल्स भी शामिल होती है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साथ साथ कनाडा के भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एज अ रिसर्चर काम करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन तीनों ही रिसर्चर्स ने
टीटू के ऊपर अलग अलग टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद 3 अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स को भी पब्लिश किया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि भले ही ये तीनों ही रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके के टेस्ट के रिजल्ट को दिखाती हो, लेकिन इन तीनों ही रिपोर्ट से एक बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि टीटू को ना ही किसी भी तरीके की कोई मेंटल प्रॉब्लम थी और ना ही उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। जिससे एक बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि टीटू जो कुछ भी बोल रहा था, वो जिस भी तरीके से रिएक्ट कर रहा था, उसके पीछे किसी भी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्पेशली डॉक्टर एंटोनिया मिल्स, जो कि कई महीने लगातार टीटू के कांटेक्ट में रहकर उसके बिहेवियर को स्टडी भी कर रही थी, उन्होंने भी एक टाइम पीरियड के दौरान ये नोटिस किया कि टीटू छोटी मोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता था। स्ट्रेंजली ये गुस्सा या फिर अग्रेशन टीटू की पास्ट लाइफ यानी कि सुरेश में भी काफी ज्यादा कॉमन था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर सुरेश की हैबिट या फिर बॉडी लैंग्वेज की जाए तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था और टीटू बड़ा हो रहा था, टीटू हूबहू उसी बॉडी लैंग्वेज के कैरेक्टर को दिखा रहा था, जिसके चलते हुए काफी हद तक डॉक्टर एंटोनिया मिल्स को भी ये भरोसा हो गया कि शायद ये केस पुनर्जन्म का ही केस है। और इसके बाद गाइस फाइनली कुछ ऐसा होता है जो इंडियन हिस्ट्री में तो एटलीस्ट इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। असल में गाइस कई महीनों तक लगातार रिसर्च करने के बाद जब सारे ही एंगल से ये बात प्रूफ होने लगी कि टीटू सुरेश का ही पुनर्जन्म है, तो फाइनली टीटू से ये पूछा गया कि उस पर पिछले जन्म में हमला किसने किया था। इंटरेस्टिंगली टीटू के अकॉर्डिंग वो उन 2 लोगों में से एक इंसान को पहचानता था जो कि उस समय उसका बिजनेस राइवल था। अब यहाँ पर गाइस सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि टीटू के ये स्टेटमेंट देने के बाद आगरा पुलिस इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है और सिर्फ टीटू की गवाही के आधार पर ही वो उस बिजनेसमैन को इंटेरोगेट करने लगती है। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि कई दिनों तक टफ इंटेरोगेशन करने के बाद फाइनली एक दिन वो बिजनेसमैन पूरी ही दुनिया के सामने ये बोलता है कि यस, उसने और उसके एक साथी ने मिलकर पिछले जन्म में टीटू का देहांत कराया था। जिसके बाद फाइनली साल 1988 के आसपास सुरेश के केस को दोबारा से ओपन किया जाता है और ये इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहली बार था जब किसी पुनर्जन्म वाले केस को दोबारा से कोर्ट में रीओपन किया गया हो। इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने भी सारे एविडेंसेस, रिसर्चर की रिपोर्ट और सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर ये माना कि यस, टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है और उसी के आधार पर उन गुनहगारों को भी सजा दी गई। अब देखो गाइस, यहाँ तक के सारे ही इंसिडेंट को सुनने के बाद अब शायद आपके दिमाग में ये आया होगा कि फिर इसके बाद आगे जाकर टीटू ने किस फैमिली को चूज किया। असल में गाइस इस इंसिडेंट के बाद टीटू ने अपनी आगरा वाली फैमिली को छोड़कर अपने इस जन्म के माँ बाप को ही सेलेक्ट किया और उसके पीछे का ये रीजन दिया गया कि टीटू को ये बात समझ में आ गई कि भले ही उसकी आत्मा या फिर कॉन्शियसनेस पुराने जन्म की हो, लेकिन ये शरीर नए जन्म का है और ये चीजें अगर वो जितनी ज्यादा होल्ड करेगा उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती रहेंगी। जिसके चलते हुए टीटू उर्फ तोरण सिंह ने अपने आगे की पढ़ाई अपने ही विलेज में पूरी करी और आज की डेट में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एज अ हेल्पर प्रोफेसर की नौकरी भी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज की डेट में भी टीटू को अपनी सारी ही पुराने जन्म की बातें और सारी ही मेमोरीज याद है और वो आज भी आगरा की अपनी उस फैमिली के कांटेक्ट में है। तो लास्टली गाइज अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि भाई आखिर फिर ये पूरा ही मामला क्या सच में रीबर्थ का ही था या इसमें हमें कुछ ऐसे लूप होल्स देखने को मिलते हैं जो इस स्टोरी को फेक बना दें। वेल गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस केस के ऊपर मैंने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करी है भाई, इसमें मुझे कोई भी ऐसा लूप होल देखने को नहीं मिला है जिसकी वजह से मैं ये बोल सकूं कि ये फेक है। हालांकि देखो मैं भी साइंस और लॉजिक को बिलीव करने वाला इंसान हूं, लेकिन शायद कभी कभी नेचर कुछ ऐसा कर जाती है जिसके सामने हमारा लॉजिक, हमारी थिंकिंग या फिर साइंस भी घुटने टेक देती है। और देखो गाइस, टीटू का ये केस इकलौता ऐसा केस नहीं है जिसको रीबर्थ का ऑथेंटिक प्रूफ माना गया हो। हमारे देश, भारत और दुनिया भर में बहुत से ऐसे मिस्टीरियस केस भी मौजूद हैं जिसको जानने और सुनने के बाद लिटरली आपको भाई पुनर्जन्म पर भरोसा हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आगे आने वाली कुछ वीडियोस में मैं उन केसेस को भी कवर करूं तो भाई उसके लिए इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों ही फैमिलीज, रिसर्चर्स और यहाँ तक कि हमारी कोर्ट ने भी जो माना है क्या वो सच है या अभी भी इसमें फेक होने की गुंजाइश है। और साथ ही साथ अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल बनाए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम हर हफ्ते एक नई मिस्ट्री को खोलते हैं। इसके साथ ही अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, तो इन दोनों वीडियोस को भी चेक आउट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।